तो वेलकम टू फॉर्मूला ज्ञान चैनल दोस्तों। तो गाइस हम आ चुके हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस क्लास में फिजिक्स चैप्टर मोशन के बारे में। और तो गाइस अगेन हम इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट गाइस। और इससे पहले मैं एक और बात कहूँगा आपको कि आप अगर नए हैं हमारे चैनल पे तो आप प्लीज़ चेकआउट करिएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का भी। उधर पे भी हमने 40 एमसीक्यूज देखे हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। वो एमसीक्यू अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका चैप्टर का फुल रिवीजन भी हो जाएगा। हमने क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे। सो लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द। सो गाइस अगेन हम अगर पोजीशन बताते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए गाइस हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है गाइस, एक फिक्स्ड पॉइंट हम डिसाइड करते हैं। अब कोई भी चीज़ की, कोई ऑब्जेक्ट की मुझे पोजीशन बतानी है जो कि मोशन में है, जो कि मूव कर रहा है, तो मैं एक पहले अपना एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स करता हूँ। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका है। तो क्या इसे हम स्लोप कहते हैं, क्या इसे हम ऑरिजिन कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, वेक्टर कहते हैं? तो भाई स्लोप तो हम नहीं कहते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑरिजिन। हम इसको ऑरिजिन कहते हैं। मैग्नीट्यूड तो गाइस उसका जो स्ट्रेंथ होता है क्वांटिटी का, उसको हम कहते हैं इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द क्वांटिटी। और वेक्टर तो आपको पता है ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ऑरिजिन। एवरी मेजरमेंट इन फिजिक्स नीड्स अ जीरो पॉइंट और स्टार्टिंग रेफरेंस, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। आगे बढ़ते हैं गाइस सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर टू, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस, अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस sees their fellow passengers to be at rest, this is because। सो गाइस अगेन क्या बोला गया है, एक पैसेंजर है जो मूविंग बस में है, वो अपने फेलो पैसेंजर को, मान लीजिए सीज देयर फेलो पैसेंजर, उस बस में और भी लोग बैठे हैं। सो वहाँ पे वो एक अपने दोस्त को देखता है कि वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे है। तो ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? सो समझते हैं, आइए। द बस इज मूविंग, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि बस मूव कर, बस इज नॉट मूविंग, आई एम सॉरी। सेकेंड, position relative to bus is not changing, motion is absolute, passenger has eyes closed। तो गाइस पहले तो आप ऑप्शन को रूल आउट करना शुरू करिए। ये ऑप्शन कहीं से भी कोई रेलेवेंसी नहीं बना रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। मोशन इज एब्सोल्यूट गाइस, मोशन इज एब्सोल्यूट। क्या मोशन एब्सोल्यूट होगा? एब्सोल्यूट मतलब क्या है इधर पे, इसका मतलब ये है कि गाइस मोशन जैसा है वैसा ही रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा। सो ऐसा नहीं होता है गाइस, मोशन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, मोशन चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल हमारा मे बी हमारे रेफरेंस पॉइंट से अगर हम देखें लेट अस से अर्थ को, सो अर्थ गाइस मूव नहीं हो रहा है। बट अगर मैं सन के रेफरेंस पॉइंट से देखूं अर्थ को, तो अर्थ मूव हो रहा है। तो गाइस मोशन क्या है, एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अगर मेरे रेफरेंस पॉइंट से ये एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है मान लीजिए, बट दूसरे किसी बॉडी के रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मूविंग में दिखेगा, एक मूविंग बॉडी होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाता है। पोजीशन रिलेटिव टू बस इज नॉट चेंजिंग। तो गाइस इसको समझते हैं, पोजीशन रिलेटिव टू बस मतलब क्या, जो पोजीशन है पैसेंजर की, फेलो पैसेंजर की, वो बस के रिलेशन में चेंज नहीं हो रही है। मतलब बस तो चल रही है, बस तो मूव हो रही है, बस की पोजीशन चेंज हो रही है, बट फेलो पैसेंजर की पोजीशन फिक्स्ड है। तो क्या ये बात सही है? दिस इज बिकॉज पोजीशन रिलेटिव टू बस इज नॉट चेंजिंग। यस गाइस ये आंसर एकदम सही है, यही हमारा आंसर है। क्योंकि पैसेंजर का जो पैसेंजर की बॉडी चेंज, पैसेंजर में कोई मोशन नहीं दिख रहा है, उसकी पोजीशन फिक्स्ड रह रही है, बट बस की पोजीशन चेंज हो रही है। द बस इज नॉट मूविंग, इधर तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, इधर पे क्वेश्चन लिखा हुआ है बस इज मूविंग। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विथ रिस्पेक्ट टू द बस देयर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। आई होप गाइज आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। मोशन इज रिलेटिव, इधर पे हम देख सकते हैं मोशन रिलेटिव क्वांटिटी है। इनसाइड द बस फ्रेम the distance between passenger remains constant, making them appear stationary to one another। yes guys आगे बढ़ते हैं। so question number 3, roadside trees appear to move backwards for a passenger in a moving bus but are stationary for a person on the road, this indicates।
तो गाइस अगेन वही वाला सिनेरियो आ गया जो मैंने आपको अर्थ और मून, अर्थ और सन का एग्जांपल दिया था। अभी रोड साइड ट्रीज अपीयर टू मूव बैकवर्ड। अगर लेट अस से आप बस में या ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो उधर पे जो बगल बगल में ट्रीज लगे हुए हैं वो क्या लगेंगे आपको, वो मूव होते हुए दिखेंगे। बस इधर जा रही है तो ट्रीज इधर मूव होते हुए दिखेंगे, ठीक है गाइस। बैकवर्ड फॉर अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस, पैसेंजर को ऐसा कुछ दिखेगा। बट आर स्टेशनरी, बट वो जो ट्रीज हैं दे आर स्टेशनरी फॉर अ पर्सन ऑन द रोड। अगर कोई पर्सन बाहर है तो उसके लिए जो ट्रीज हैं ये तो नॉन मूविंग है, स्टेशनरी है, ये कहा जा रहा है। तो इधर पे पूछा जा रहा है दिस इंडिकेट्स, ये क्या बताता है हमें, मोशन इज रिलेटिव, ट्रीज कैन मूव, तो ट्रीज कैन मूव इज अ रॉन्ग आंसर, ट्रीज कांट मूव। द बस इज स्टेशनरी, बस तो मूविंग है, तो रॉन्ग आंसर, बोथ ए एंड बी। सो ए एंड बी भी गलत है, तो अपना राइट आंसर गाइस ए है, मोशन इज रिलेटिव। जैसे मैंने आपको बताया था मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। दूसरे के रेफरेंस पॉइंट से ये लग सकता है कि रेस्ट पे है, बट मेरे रेफरेंस पॉइंट से ये ऐसा भी लग सकता है ये मोशन में है ऑब्जेक्ट। सो मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव क्वांटिटी। आगे बढ़ते हैं गाइस। मोशन इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर्स रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम्स डिफाइन मोशन टू द बस पैसेंजर, द ट्रीज मूव रिलेटिव टू देयर फ्रेम। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस, इन्फर्ड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस। सो गाइस इधर पे बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा एग्जांपल है जहाँ पे जो मोशन है उसको देखा जा रहा है इनडायरेक्ट रेफरेंस से, उसको मोशन को हमने इनडायरेक्ट रेफरेंस से उसको समझा है, इनडायरेक्ट एविडेंस से समझा है। सो इसका मतलब क्या है देखते हैं, समझते हैं गाइस। वॉचिंग अ कार मूव, सीइंग अ बर्ड फ्लाई, वॉचिंग फिश स्विम, ऑब्जर्विंग डस्ट मूवमेंट। तो एक एक को समझते हैं गाइस। वॉचिंग अ कार मूव, तो गाइस कार तो मूव हो रही है, सो इसमें कोई नई बात नहीं है, इधर पे कार है और कार मूव हो रही है, इधर कोई नई बात नहीं है, केवल इधर पे कार की बात की गई और कार मूव हो रही है, तो एक ही ऑब्जेक्ट की बात की गई। इधर सीइंग अ बर्ड फ्लाई, तो बर्ड अगेन गाइस बर्ड है और जो बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, इधर पे भी किसी और चीज़ की बात नहीं है, ये बर्ड है, बर्ड और फ्लाई कर रही है बस। ऑब्जर्विंग डस्ट मूवमेंट, तो गाइस जब हम डस्ट मूवमेंट के बारे में बात करते हैं तो इधर पे दो चीज़ें आ जाती हैं गाइस, एक तो विंड आ जाता है और एक तो डस्ट आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे जो डस्ट है, डस्ट का मूवमेंट और विंड का मूवमेंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। देखिए डस्ट का मूवमेंट हो रहा है तभी विंड का मूवमेंट हो रहा है। हम बोलते हैं हम जनरली क्या बोलते हैं कि विंड का मूवमेंट है, हवा चल रही है, बट हम डस्ट को नहीं बोलते हैं मूव हो रहा है, बट इनडायरेक्टली डस्ट मूव हो रहा है तभी विंड विंड हवा चल रही है। ओके गाइस, सो ये इनडायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है। हवा क्यों चल रही है, क्योंकि डस्ट मूव हो रही है, तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस का एग्जांपल है मोशन में। सो यही बात इधर कही जा रही है गाइस। वॉचिंग फिश स्विम, सो अगेन यहाँ पे फिश जो है वो मूव हो रही है, तो फिश की बात ही है इधर केवल। सो दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर, द राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट टू इन्फर द मोशन ऑफ एयर। Okay guys, we cannot see air directly but we infer wind by observing its effect on visible matter like dust। तो wind का effect dust पे पड़ता है, ठीक है गाइस, और इसीलिए हम बोलते हैं wind चल रही है और dust move हो रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, a school is 2 kilometer north of a railway station, in this description the railway station is the। सो गाइस इधर पे क्या बोला गया है, मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से स्कूल जो है 2 किलोमीटर नॉर्थ है, तो इधर पे 2 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया गाइस, उसका नंबर कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और मेरा डायरेक्शन इधर पे हो गया नॉर्थ डायरेक्शन में है। इन दिस डिस्क्रिप्शन द रेलवे स्टेशन इज दी, तो रेलवे स्टेशन क्या है गाइस, अब मैं रेलवे स्टेशन को फिक्स करके अपनी डायरेक्शन को बता रहा हूँ कि मेरा स्कूल कहाँ पे है, ठीक है गाइस। तो रेलवे स्टेशन क्या होगा, यस आई होप आपको आंसर पता लग गया होगा। तो डिस्टेंस होगा गाइस, नहीं, रेफरेंस पॉइंट, एब्सोल्युटली रेफरेंस पॉइंट इज माय राइट आंसर। तो गाइस रेलवे स्टेशन को मैं रेफरेंस पॉइंट मान के अपना आंसर दे रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट स्पीड नहीं होगा। आगे देखते हैं गाइस, रेफरेंस पॉइंट द रेलवे स्टेशन एक्ट एज अ ऑरिजिन, और रेफरेंस पॉइंट को ही मैं ऑरिजिन कहता हूँ गाइस, क्योंकि ये मोशन मैं देखता हूँ कहाँ पे गाइस, कार्टेशियन सिस्टम में, कार्टेशियन प्लेन में, तो यहाँ पे ऑरिजिन को मैं फिक्स्ड क्वांटिटी मानता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द
फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, तो गाइस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए गाइस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो गाइस इधर पे देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला गया है, डिस्प्लेसमेंट को हम डिस्टेंस बोल के डिफाइन कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन अ डिस्टेंस ओनली, बट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड इन अ डायरेक्शन। ओके गाइस, एंड इन अ डायरेक्शन। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो यहाँ पे एक और चीज देखते हैं गाइस, पाथ लेंथ बोला गया है, पाथ लेंथ तो नहीं होगा, डिस्टेंस अभी हम देखेंगे मोशन। तो पाथ लेंथ अगेन गाइस डिस्टेंस ही हो गया मेरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। सो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इज टोटल पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन वेक्टर बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। तो वेक्टर मतलब जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो और उसकी डायरेक्शन भी हो। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, इधर ही आप समझ जाइए, ठीक है गाइस। और ये इनिशियल पॉइंट रहता है इसका, कभी भी डिस्प्लेसमेंट का एक इनिशियल पॉइंट रहता है और एक फाइनल पॉइंट रहता है, और हम इसको ऐसे दिखाते हैं एक एरो से, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट O टू A 60 किलोमीटर एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट O। तो बोला गया है कि इस पर्सन O से लेके A तक चलता है, कितना 60 किलोमीटर चलता है, एंड देन रिटर्न्स टू पॉइंट O, फिर से O पॉइंट पे रिटर्न हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट ये मानेंगे हम गाइस जहाँ से चल रहा है, ये फाइनल पॉइंट, फिर से ये अपने इनिशियल पॉइंट में रिटर्न हो गया। सो इधर पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइस, सो डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारा जो डेफिनेशन है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की जो दूरी है वो होता है मेरा गाइस डिस्प्लेसमेंट। तो आप जरा देखिए इधर पे O मेरा इनिशियल पॉइंट था, फिर A बॉडी गई, फिर से O पे बैक आ गई। तो बेसिकली इधर पे जो मेरा इनिशियल पॉइंट था वही फाइनल पॉइंट हो गया। सो O से A, फिर से बैक टू O, सो O टू O। तो O टू O मतलब कितना डिस्टेंस है, जीरो डिस्टेंस है, जीरो यूनिट, 0 किलोमीटर। द राइट आंसर है 0 किलोमीटर। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। द नेट चेंज इन पोजीशन इज 0 बिकॉज द फाइनल पोजीशन इज आइडेंटिकल टू द इनिशियल पोजीशन। तो कभी बॉडी अगर इनिशियल से स्टार्ट हुई, फाइनल कहीं पर भी गई, फिर से इनिशियल आ गई, तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल होता है, ये इधर पे डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, हमेशा क्या होगा, 0 होगा गाइस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 is a scenario above O to A and back to O, the total distance covered is। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा गाइस, अभी अभी हमने देखा O to A कितना डिस्टेंस था, 60 किलोमीटर। सो O to A, तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है गाइस, O to A 60 किलोमीटर, फिर से A to O, फिर से 60 किलोमीटर, तो टोटल होगा 60 प्लस 60 120 किलोमीटर। तो कितना डिस्टेंस उसने चला, 120 किलोमीटर। तो गाइस डिस्टेंस सिंपली वही है जो हम नॉर्मल लाइफ में हम जितना चलते हैं, बस पाथ कवर हम जितना करते हैं, मतलब मैंने ज़्यादा चला, अब मैं कौन से रास्ते से जा रहा हूँ वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैंने कितना ज़्यादा चला, मतलब कितनी दूरी कवर की मैंने, तो ये होता है मेरा डिस्टेंस गाइस। बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक डायरेक्शन से नापा जाता है, फर्स्ट पॉइंट इनिशियल टू फाइनल एंड फाइनल टू इनिशियल। तो लास्ट में हम देखते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, उन दोनों का डिस्टेंस बस डिस्प्लेसमेंट में हम देखते हैं। सो 120 किलोमीटर इज द राइट आंसर। डिस्टेंस इज द टोटल स्केलर पाथ कवर्ड, 60 प्लस 60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 गाइस। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स, न्यूमेरिकल वैल्यू गाइस, अभी अभी मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने 2-3 बार बोला था। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन गलत है, यूनिट गलत है, रेफरेंस गलत है। आगे बढ़ते हैं गाइस। मैग्नीट्यूड इज रेफर्स टू प्योर न्यूमेरिकल साइज ऑफ ए क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं 2 किलोमीटर नॉर्थ, सो 2 किलोमीटर क्या हुआ गाइस, मेरा मैग्नीट्यूड हुआ, और ये क्या हुआ, मेरा डायरेक्शन हुआ नॉर्थ। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे अंडर व्हाट कंडीशन कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कौन सी कंडीशन में गाइस जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ कहा गया है, वो इक्वल हो जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड की। तो ऐसा कब होता है गाइस, अब ये अच्छा क्वेश्चन है गाइस। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो जाएगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस के। तो आइए ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर पाथ। तो क्या सर्कुलर पाथ में ऐसा होगा गाइस, अगर सर्कुलर पाथ में इधर से बॉडी स्टार्ट हुई, फिर से इधर पे आ जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया इधर पे, तो बट डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो गाइस इधर मैं आपको बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एस इज इक्वल टू 0, तो इधर पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, बट जो डिस्टेंस होगा वो कुछ ना कुछ होगा, इट विल हैव सम वैल्यू। तो ये ऑप्शन गलत होगा। स्ट्रेट लाइन
क्या स्ट्रेट लाइन में अगर मैं चलती जाऊं तो एक पॉइंट से मैं चला और स्ट्रेट लाइन चल रहा हूँ, कहीं पर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ अपनी डायरेक्शन, तो क्या उस केस में डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा? सोचिएगा इस थोड़ा सा, यस वही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। दिस इज द राइट आंसर। तो स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी चली कोई भी डायरेक्शन में वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन में ऐसे चेंज हो गई तब शॉर्टेस्ट पाथ ये हो जाएगा गाइस, तब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है, तब डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा और डिस्टेंस तो यही रहेगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा पूरा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है स्ट्रेट लाइन वन डायरेक्शन रिटर्न्स टू स्टार्ट, गलत है ये, फिर से नेवर गलत है। So the right answer is when the object moving along a straight line in one direction. If there is no change in direction, the total path and the straight line are identical. आगे बढ़ते हैं guys. Question number 11. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? अब इधर पे बोला क्या जा रहा है guys? एक ऑब्जेक्ट है और उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो गाइस ऐसा हो सकता है क्या? मतलब डिस्टेंस की कुछ वैल्यू हो पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, तो ऐसा हो तो सकता है गाइस, अभी हमने देखा था, अभी हमने देखा था। तो देखते हैं ऑप्शंस को, पहले ए नो, तो ये गलत है। यस रिटर्न्स टू स्टार्ट, तो गलत है गाइस, नो ऐसा नहीं होगा, ये बोलना गलत है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यस रिटर्न्स टू स्टार्ट, यस रिटर्न्स टू स्टार्ट इज द राइट आंसर। यस ओनली स्ट्रेट लाइन गलत हो जाएगा, नो मोशन रिक्वायर्स डिस्प्लेसमेंट गलत हो जाएगा। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं गाइस? फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी ए पॉइंट से शुरू हुई है और यहाँ पे वो एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, तो अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम के फिर से पॉइंट ए पे ही बैक टू ए आ जाए, बैक टू ए आ जाए, तो इसका इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब गाइस एस जीरो हो गया। और डिस्टेंस कितना होगा गाइस? जितना भी इसने पाथ कवर किया, जितना ये मान लीजिए 100 मीटर का ये एक आपका ट्रैक है, ग्राउंड है, फील्ड है, वहाँ पे 100 मीटर इसने कवर किया डिस्टेंस, पूरा जो भी ये डिस्टेंस पाथ कवर किया, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो गए। सो ऐसा केस में ऐसा हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं बॉडी ए पॉइंट से गई आगे और फिर रिटर्न हो गई, फिर से ए पॉइंट पे आ गई, तो इधर पे भी दोनों पॉइंट इनिशियल फाइनल सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट फिर से क्या हो जाएगा गाइस? जीरो हो जाएगा। बट डिस्टेंस ये बाहर आगे तक बढ़ा फिर पीछे आया, ये पूरा डिस्टेंस होगा उसका, तो मतलब ये काफी ज्यादा चल के आया है, ऐसे हम बोलेंगे। तो इस केसेस में ये रिटर्न्स टू स्टार्ट, कभी बॉडी फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जा रही है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा बट डिस्टेंस होगा। सो बढ़ते हैं गाइस आगे। यस इफ द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन, for example completing one full lap on a circular track results in distance but zero displacement, तो यही हमने एग्जांपल देखा था। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is true for displacement guys? So cannot be zero, डिस्प्लेसमेंट कैनॉट बी जीरो, अभी हमने देखा इट कैन बी जीरो, तो गलत हो गया ये ऑप्शन। मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस, नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, तो ये पहले बात तो गलत हो गई, ये गलत ऑप्शन है। फिजिकल क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आगे देखते हैं इस मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा होता है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का, तो गाइस हमने इसको डिफाइन ही कैसे किया, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड, तो ये तो मतलब सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या ज्यादा होगा? नहीं, गलत हो गया ये। क्या मैग्नीट्यूड कम होगा डिस्टेंस से या फिर इक्वल हो सकता है किसी केस में? हाँ ऐसा हो सकता है। तो अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा था मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का इक्वल था डिस्टेंस के, तो इक्वल हो सकता है और हमेशा ये लेस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं गाइस, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इट्स ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू टोटल पाथ डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 13, when an object covers equal distances in equal interval of time, equal distances in equal interval of time, it is said to be in, गाइस बहुत सिंपल सा है, यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल सा आंसर है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलरेटेड नहीं, स्टेशनरी नहीं, यूनिफॉर्म मोशन। गाइस ये तो हमने पहले भी पढ़ रखा था। आगे बढ़ते हैं गाइस, यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन ही वही है, दिस इज द कोर डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। देखिए गाइस, कांस्टेंट स्पीड, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर बॉडी कवर करती है तो उसी को मैं कहता हूँ स्पीड। उस समय क्या है गाइस, स्पीड क्या है, सेम है, कांस्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, अ कार मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो क्या गाइस जब जब कार एक क्राउडेड स्ट्रीट में चलेगी तो वो किस चीज का एग्जांपल होगा? क्या वो यूनिफॉर्म होगा? ये तो गलत हो गया। क्या वो सर्कुलर होगा? क्या सर्कुलर घूम रही है कार? तो ये तो अगेन एक फॉल्स स्टेटमेंट देखने से ही लग रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या वो पहले तो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होगी इस क्राउड में? हमारी जो स्पीड होती है वो क्राउड में तो
कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, एक्सेलरेशन कभी ज़्यादा होता है कभी कम, ज़्यादा कम, तो कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा। सो ऑप्शन बी राइट आंसर। अनइक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल टाइम, ये डेफिनेशन है गाइस नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंशिएट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपको ये लिखना है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल अराउंड ड्यू टू। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 की। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, तो एक ऑब्जेक्ट है गाइस वो 5 मीटर कवर करता है फर्स्ट सेकंड में, मान लीजिए इधर से इधर तक गया वो 1 सेकंड में, एंड 10 मीटर इन द नेक्स्ट सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में इतना, अब नेक्स्ट 2 सेकंड्स में कितना करेगा गाइस, नेक्स्ट एक और सेकंड, वन मोर सेकंड, मतलब कि नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से ये 10 मीटर कवर कर रहा है। सो इट्स मोशन इज, इसका मोशन क्या कैसा होगा गाइस, तो 5 मीटर 5 मीटर एक सेकंड में, तो उधर पे इसका स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम होता है गाइस स्पीड, तो यहाँ पे 5 मीटर बाय 1 सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड इस पॉइंट पे मान लीजिए, और इस पॉइंट पे स्पीड क्या होगा इसका, इस पॉइंट पे स्पीड हो जाएगा s, डिस्टेंस 10 मीटर बाय 1 सेकंड, फिर से अगले सेकंड में चल रहा है तो यहाँ पे 10 मीटर बाय 10 मीटर पर सेकंड हो गया गाइस। तो स्पीड आप देखिए इधर 5 है और इधर क्या है 10 है, तो स्पीड तो डिफरेंट होगी, स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड चेंज होने का मतलब बॉडी कांस्टेंट मोशन में नहीं है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, इसका मतलब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज माय राइट आंसर। तो स्पीड इधर कांस्टेंट नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म चेंजिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इंडिकेट्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है गाइस, आगे बढ़ा दें। क्वेश्चन नंबर 16, द डिवाइस फिटेड इन ऑटोमोबाइल्स टू शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज कॉल्ड एन। तो गाइस ऑटोमोबाइल्स में हम जो डिवाइस फिट करते हैं, जो आपके व्हीकल्स में डिवाइस होता है जो डिस्टेंस शो करता है, उसको हम क्या स्पीडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर तो स्पीड शो करता है, तो गलत हो गया, तो ओडोमीटर इज माय राइट आंसर। ओडोमीटर मेरा डिस्टेंस शो करता है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, थर्मोमीटर ये सब गलत ऑप्शन है। ओडोमीटर इज माय राइट आंसर। ओडोमीटर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीडोमीटर इज इक्वल्स टू स्पीड। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड की एसआई यूनिट क्या है गाइस, क्या ये किलोमीटर पर आवर है, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड -1। तो एक एक करके एनालाइज करते हैं गाइस। सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल जो हम हर जगह फॉलो करते हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी नहीं है, ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट गाइस, एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई है। सो ये हमारी वेलोसिटी की यूनिट है, मीटर पर सेकंड ऑफ कोर्स। स्पीड की यूनिट है गाइस, ये ऑफ कोर्स स्पीड की यूनिट है। किलोमीटर पर आवर भी आप अपनी स्पीड की है, बट ये बड़े क्वांटिटीज के लिए हम यूज करते हैं, तो जनरली हम इसको मीटर पर सेकंड को अपना ऐसा यूनिट मान के चलते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो राइट ऑप्शन है सी, डिस्टेंस मीटर पर सेकंड मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम एंड मीटर पर सेकंड। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 अब इधर पे। तो यहाँ पे क्या दिया है, एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय, सो एवरेज स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये दिया है। सो उसका फॉर्मूला सिंपल है गाइस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सभी को ये पता रहना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो आइए देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर 8 सही है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डायरेक्शन इज इररेलेवेंट हियर, तो इधर पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है गाइस, हम एवरेज निकालते हैं, हम एवरेज निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन, वो कौन सी क्वांटिटी है जो दोनों को बताती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है जो दोनों को बताती है। सो बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन वो है वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पे वो क्वांटिटी क्या है, वो वेलोसिटी है गाइस। सो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब स्पीड विथ डायरेक्शन, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर इज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड इज रॉन्ग, एक्सेलरेशन रॉन्ग, मैग्नीट्यूड रॉन्ग। सो आगे देखते हैं गाइस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वेलोसिटी इज द वेक्टर काउंटर पार्ट ऑफ स्पीड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ गाइस। वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है गाइस, जब मैं वेलोसिटी कब चेंज होती है, कब चेंज हो सकती है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ओके गाइस, सो इट डिपेंड्स ऑन स्पीड, इज इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, इज इट बोथ ए एंड बी रेफरेंस पॉइंट। तो गाइस यस, वेलोसिटी मतलब स्पीड ही होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू स्पीड विद डायरेक्शन। अभी आपने देखा स्पीड विद डायरेक्शन, तो इन दोनों में से अगर मैं कुछ भी चेंज करूं, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड हो गया उसका, तो या तो मैं स्पीड चेंज करूं या तो मैं डायरेक्शन चेंज करूं, तो दोनों ही चेंज करने से वेलोसिटी में चेंज आता है, तो बोथ ए एंड बी इज माय राइट आंसर। So since velocity is a vector quantity, changing magnitude or direction changes the velocity.
आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। एवरेज वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइस, एवरेज वेलोसिटी फॉर एन ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज। सो अगर हम इधर पे क्या बोल रहे हैं गाइस, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है गाइस। वो वेलोसिटी क्या हो रहा है, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, मान लीजिए इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है बट यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस, तो उस केस में हमारे पास देखते हैं इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहली बात हो गई इस वेलोसिटी इनटू टाइम, तो क्या होता है मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, तो गलत हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल इधर दे रखा है, तो भाई सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। सो ये आंसर गाइस ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो टोटल डिस्टेंस भी नहीं होगा, वेलोसिटी की बात चल रही है तो डिस्टेंस नहीं काम आएगा इधर पे। तो गाइस दिस इज माय आंसर ऑप्शन नंबर ए इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो मैं इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ गाइस एवरेज वेलोसिटी का। तो फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस वी बाई 2। सो ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज हम इधर लेते हैं। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन द अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटीज गिव्स द एवरेज। तो ये बात आप याद रखना गाइस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी सेम रहने वाली है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, what is the average speed of an object that travels 16 meter in 4 seconds and then 16 meter in 2 seconds। तो गाइस इधर पे एवरेज स्पीड पूछा गया है, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो पहले वो क्या करता है, पॉइंट ए से चलता है पॉइंट बी तक, कितना 16 मीटर चलता है गाइस। तो फर्स्ट डिस्टेंस इसने कवर किया 16 मीटर में और टाइम लिया 4 सेकेंड, t1 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये दे रखा है 4 सेकेंड, ये दे रखा है 16 मीटर। फिर दूसरा डिस्टेंस फिर से वो मान लीजिए कवर करता है, इधर पे लिखा है another distance in 60 मीटर in 2 सेकेंड। तो d2 मान लेते हैं गाइस हम इसे और इसको 16 मीटर लेते हैं, तो ये कितना कवर कर रहा है, कितने टाइम में, 2 सेकेंड में कर रहा है। देन एवरेज स्पीड क्या होगा इस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ गाइस, हमने अभी अभी देखा था एवरेज स्पीड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। कभी भी गाइस जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको पहले गिवन लिख के फॉर्मूला लिखना है, फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। टोटल डिस्टेंस इधर क्या है, d1 प्लस d2, सो दैट इज 16 प्लस 16 प्लस 16 और टोटल टाइम है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 4 प्लस 2, सो 16 प्लस 16 32, 32 बाय 6, तो 6 32 बाय 6 कितना होता है, 6 5 जा 30, 26 3 जा 18 एंड फिर 26 3 जा, सो ऑलमोस्ट 333 ऐसे जाएगा मीटर पर सेकेंड गाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सेलरेशन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, नहीं डिस्टेंस पर यूनिट टाइम तो स्पीड होता है गाइस, तो ये गलत हो गया, ये स्पीड होता है मेरा। नेक्स्ट, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी का चेंज होना विथ टाइम, यस दिस इज माय एक्सेलरेशन, सो दिस माय राइट ऑप्शन, वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये भी गलत हो गया गाइस, ये वेलोसिटी होता है मेरा। अगेन स्पीड इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, तो अगेन ये भी वेलोसिटी होता है गाइस, सो माय राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। सो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 24, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का अभी हमने देखा फॉर्मूला v अपॉन टी, तो इधर ही से आप एसआई यूनिट इसकी डिराइव कर लो, v मतलब मीटर पर सेकेंड और t मतलब क्या, सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा मैथ से, s बाय 1 दो फ्रैक्शंस हैं, तो ये 1 बाय एस हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर इंटू होगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर s माइनस 2। सो ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। सो गाइस आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है। सो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा जा रहा है, इफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इट इज टेकन एज। सो गाइस इधर कहा क्या जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन मेरी, अगर कोई बॉडी है जिसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, अगेन एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों सेम ही है, सेम डायरेक्शन में है, सो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या उस बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, क्या उस बॉडी में जीरो एक्सेलरेशन होगा, क्या न्यूट्रल होगा, क्या पॉजिटिव होगा, तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा गाइस। तो आइए इसको समझते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा इधर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कभी भी आपने देखा होगा, अगर लेट अस से हम कोई व्हीकल में चल रहे हैं और मान लीजिए एक कार है
और हम कार में जा रहे हैं, तो कार जब आगे जाते जाते बढ़ते बढ़ते जब कार स्लो डाउन होती है, जब स्लो डाउन होती है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। अब वेलोसिटी इधर क्या हो रही है गाइस, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाती है। तो ये वाला एग्जांपल है किसका, नेगेटिव एक्सेलरेशन का। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब गाइस क्या होता है, जहाँ पे आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाए वो होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। बट फॉर एग्जांपल किसी केस में वेलोसिटी मेरी धीरे धीरे अगर बढ़ती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो इंक्रीमेंट हो रहा है वेलोसिटी में, इधर डिक्रीज हो रही है, इधर इंक्रीज हो रही है, तो वो वाला केस क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस होता है। तो ठीक है गाइस, तो जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है। और दूसरी चीज़ गाइस, जहाँ पे मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होती है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है वहाँ पे मेरा डी एक्सेलरेशन होता है। बेसिकली क्या होता है गाइस, डी एक्सेलरेशन होता है। अगर आप देखें जब भी कार स्टॉप होती है तो हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक जो फोर्स अप्लाई करता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उधर पे जो एक्सेलरेशन होता है गाइस वो नेगेटिव डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होती है। तो कार आगे मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में, बट धीरे धीरे एक्सेलरेशन जो उस पर लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसका मतलब ये एक नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन वाला केस है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज द राइट ऑप्शन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अर्थ का भी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ अगर आप ऊपर फेंकते हैं अर्थ से, जैसे मान लीजिए आप बॉल कोई फेंकते हैं, तो बॉल जब ऊपर जाती है तो अगेन उसमें एक नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली फोर्स लगाता है और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होती है। अर्थ कंटिन्यूसली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। सो आई होप गाइज आपको नेगेटिव पॉजिटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो माय राइट ऑप्शन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं गाइज। स्पीड्स अप व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी शेयर द सेम डायरेक्शन। तो ये होगी बात गाइज। और यहाँ पे बोला जा रहा है जीरो। जीरो कब होगा गाइज, एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, तो जीरो उस केस में होगा जहाँ पे देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी तो है बट उसमें चेंज नहीं है, नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है गाइज, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। आगे बढ़ते हैं गाइज। सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड्स अप व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी शेयर द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो मोशन है वो किसका एग्जांपल है, तो पहले तो गाइज समझ जाते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या होती है। सो अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का गाइज एक ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है, मतलब मान लीजिए इसका एक जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक रेंज तक रहती है, एक लेयर होती है ग्रेविटेशन की, उसके बाद पूरा स्पेस होता है। तो यहाँ पे गाइस कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस में है, तो मान लीजिए जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं गाइस वो अपने स्पेस शटल से फ्री फॉल करते हैं, तो जब वो फ्री फॉल करते हैं तो वो उनकी बॉडी एकदम तेजी से नीचे गिरती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट है जो नीचे गिर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है वो हर पॉइंट पे क्या होता है गाइस, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम कैसे दे सकते हैं, कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो अर्थ है वो जो एक्सेलरेशन अर्थ इधर पे पुल करता है, कौन फोर्स लगा रहा है इस बॉडी पे, जब उसको नीचे पुल कर रहा है बॉडी को, तो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स जो लगा रहा है वो अर्थ लगा रहा है, mg, F इज इक्वल्स टू mg, बॉडी पे लग रही है फोर्स। और यहाँ पे जो g है गाइस, जो मेरा g है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो अर्थ कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगाता रहता है बॉडी पे, जो बॉडी एक्सपीरियंस करता है, जो कि है a और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है गाइस, 1 सेकेंड में बॉडी में जो चेंज आ रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन का आ रहा है, जो हर सेकेंड सेम रहता है, every second it is same, so that is why it is constant और uniform acceleration। so right answer क्या होगा गाइस, freely falling body में हमेशा uniform acceleration दिखता है, तो uniformly accelerated motion का एग्जांपल है ये। नॉन यूनिफॉर्म गलत है, यूनिफॉर्म मोशन गलत है, कांस्टेंट स्पीड तो नहीं होगा उसका। ठीक है गाइस, स्पीड चेंज होता है बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे हम देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द राइट आंसर, gravity provides a constant acceleration 9.8 meter per second square to objects in free fall। आगे बढ़ते हैं गाइस। A bus starting from rest attains a speed of 40 km per hour। This is an example of। so एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट करी है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है
और वो कितना उसमें चेंज आ रहा है वेलोसिटी का, तो इधर मीटर पर सेकेंड दे रखा है तो मान लेते हैं 0 किलोमीटर पर आवर, अटेन्स अ स्पीड ऑफ फाइनल वेलोसिटी उसकी 40 हो जाती है। दिस एन एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है गाइस? तो अगेन अभी हमने बताया कि जब भी बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है गाइस, तो ये होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को ही मैं कहता हूँ एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन, डी एक्सेलरेटेड गलत है, यूनिफॉर्म गलत है, सेम नहीं है। यूनिफॉर्म मतलब सेम रहना, एक्सेलरेशन तो ये गलत है। सो यूनिफॉर्म इधर पे यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जहाँ पे स्पीड सेम रहती है, तो सर्कुलर मोशन भी नहीं है, तो एक्सेलरेटेड मोशन। The bus velocity is increasing from zero, hence it is accelerated. Hence it is accelerated. Question number 28. In a distance time graph, तो इधर पे distance time graph की बात की गई है। For uniform speed, the graph is, तो distance time graph dt ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड, dt ग्राफ का इसमें देता क्या है आपको समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ही dt ग्राफ की बात की गई तो dt ग्राफ आपको क्या देगा? dt ग्राफ आपको स्पीड देगा, आपको स्पीड देगा गाइस। यहाँ पे जो भी कर्व बनेगा, जैसा भी बनेगा, ये रिप्रेजेंट करता है स्पीड को। So distance time graph for uniform speed. So uniform speed मतलब जो स्पीड है वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हमने पहले देखा था, वो कवर कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड। द ग्राफ इज अ कर्व लाइन। क्या ग्राफ कर्व लाइन होगा? नहीं गाइस, कर्व लाइन मतलब उसका स्पीड चेंज हो रहा है। कर्व लाइन मतलब क्या होता है गाइस? उसका स्पीड सेम नहीं है। देखिए इधर पे कुछ है, इधर पे कम है, तो ये रेशियो अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो सेम नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेशियो सेम नहीं है। स्ट्रेट लाइन क्या? तो स्ट्रेट लाइन इज राइट आंसर है। स्ट्रेट लाइन में जो रेशियो रहेगा ये एकदम सेम रहेगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा। दैट्स इट, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ये पैरेलल टू वाई नहीं होगा, जिगजैग लाइन। अच्छा गाइस, पैरेलल टू वाई अगर मोशन रहता, अगर ग्राफ रहता dt में, तो इस केस में क्या होता? पैरेलल टू, सॉरी इधर पे पैरेलल टू y बोला गया है, तो पैरेलल टू y नहीं होगा गाइस, ऐसा मोशन नहीं होगा हमारा। सो पैरेलल टू, फॉर एग्जांपल पैरेलल टू x एक्सिस रहता, मान लीजिए ऐसा रहता अगर लाइन, तो ये क्या कौन सा मोशन दिखाता है? आप थोड़ा गेस कर सकते हैं, तो ये कौन सा मोशन दिखाएगा गाइस? अगेन इधर पे अगर आप देखें जो डिस्टेंस है और जो टाइम है, इधर पे टाइम तो पास हो रहा है बट डिस्टेंस में क्या चेंज आ रहा है? मतलब वर्टिकल मोशन क्या चेंज हो रहा है? क्या ऊपर जा रही है बॉडी? वर्टिकल मोशन में नो चेंज, बट हॉरिजॉन्टल मोशन में चेंज हो रहा है। टाइम तो पास होगा ही बट देयर इज नो रेट ऑफ चेंज। ओके गाइस, तो इधर पे जो डिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा, इसका मतलब जो बॉडी है वो क्या है? रेस्ट पे है। तो अगर लाइन पैरेलल आ गई ऐसे एक्स एक्सिस के, तो ये रिप्रेजेंट करेगा बॉडी इज एट रेस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। स्ट्रेट लाइन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट proportionality between distance and time yields a linear plot. So दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये लीनियर ग्राफ, लीनियर होता है। इनका ग्राफ कैसा होता है? इस लीनियर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो भाई स्लोप मतलब रेट ऑफ चेंज। स्लोप मतलब इधर पे क्या होता है गाइस? रेट ऑफ चेंज। सो इधर पे बोला जा रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए डिस्टेंस dt ग्राफ। तो कहीं पे मान लीजिए स्लोप है, इधर पे आप देख सकते हैं। सो स्लोप मतलब चेंज हो रहा है, अगर स्लोप नहीं है मतलब ये स्ट्रेट लाइन हो गया तो नो चेंज। तो स्लोप मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पे, तो ये चेंज किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ कोर्स गाइस मैंने बताया था जहाँ पे आपका dt आ जाए, dt क्या देता है? dt ग्राफ, ये जो कर्व है, ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है ओनली स्पीड, ओनली एंड ओनली स्पीड रिप्रेजेंट करता है। अगर इधर एस टी है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो गिव्स दी एक्सेलरेशन नहीं गाइस, गिव्स दी स्पीड एब्सोल्युटली राइट, डिस्प्लेसमेंट नहीं, फोर्स गलत है, स्पीड इज माय आंसर। स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस, ये लेटर जो है, ये सिंबल है चेंज को दिखाता है गाइस, विच इज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज, उधर बोला जा रहा है एक dt ग्राफ जो पैरेलल है, एक dt ग्राफ, एक dt ग्राफ, ये d है, ये t है, जो कि पैरेलल है। इस अभी मैंने बताया था आपको एक इंसिडेंट, ये अगर पैरेलल आता है इसका मतलब नो चेंज, मतलब स्लोप मतलब चेंज होता है गाइस। अगेन जब भी आप स्लोप में जाते हैं तो आपकी गाड़ी में वेलोसिटी का चेंज होगा, या तो कम होगी, या तो आपकी बॉडी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, या तो अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज, मतलब कि धीरे धीरे जाएगी स्पीड, वेलोसिटी कम होती जाएगी उसकी। सो इधर पे नो चेंज, अगर सीधे है तो नो चेंज हम बोलते हैं। सो नो चेंज इधर पे, सो नो चेंज इन डिस्टेंस डी बाई टी। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एब्सोल्युटली राइट गाइस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन नो, फॉलिंग फ्रीली नो, तो एट रेस्ट डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग एज टाइम। बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 31,
द एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स दी। तो गाइस एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, लेट अस सी दिस। तो गाइस कभी भी ये क्वेश्चन से इससे आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये टी है और ये वी है, वी टी ग्राफ है, और यहाँ पे मान लीजिए बॉडी ऐसे गई है, बॉडी कुछ ऐसे गई है, तो यहाँ पे ऐसे या फिर हम ऐसे ले लेते हैं। तो पहले तो कहीं ऐसे ही लेते हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे गई बॉडी, ऐसे गई, फिर ऐसे गई है, फिर यहाँ पे ऐसे गई है। ठीक है गाइस, आपसे पूछा गया है इधर से लेके इधर तक, आपको v और t ग्राफ दे रखा है गाइस, और आपसे पूछा गया है इधर से लेके इधर तक का आपको क्या बताना है, डिस्टेंस कितना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है गाइस, पहले तो आप ये समझ जाओ कभी भी vt ग्राफ क्या देता है मुझे, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इधर पे जो भी कर्व बनेगा जैसा ही बनेगा ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब इधर पे ये तो एक्सेलरेशन को दिखा रहा है ये कर्व, बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, एरिया किसको दिखाएगा। अब ये कौन सा एरिया के बारे में बात करेगा इस, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मैंने आपको पूछा कितना चेंज आएगा, इधर पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का एरिया क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे पूछा। तो आपको एरिया बताना है तो आपको एरिया इनक्लोज्ड बताना है। इधर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और दोनों को हम ये पूरा हमें एक एरिया इनक्लोज मिल जाएगा, मतलब एक क्लोज्ड फिगर मिलेगा, और यही होगा हमारा एरिया जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ये एरिया के बारे में पूछा जा रहा है, ये एरिया क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है। तो भाई सिंपल मैथ्स है, इधर अगर आप समझेंगे, सो अगर मैंने इधर पे टी लिया है और इधर पे वी लिया है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ऐसे करके एक एरिया रीजन को शेड कर दिया, तो ये रीजन क्या दिखाएगा गाइस, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ये वी होता है, और ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, टी होता है ऑफ कोर्स। तो ये बन रहा है एक रेक्टेंगल। सो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे ये क्या है, टी, और ये वी, टी लेंथ है और ब्रेथ मेरा v है, तो v इंटू टी क्या होता है गाइस, आप बताइए मुझे v इंटू टी क्या होता है, जल्दी से आपने सोच लिया होगा, यस सोच लिया होगा गाइस। सो v इंटू टी वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है गाइस, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया क्या होता है मेरा, डिस्प्लेसमेंट, सभी को पता है, मैं फिर से बता दूं, v इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। ठीक है गाइस, तो यही मैंने लिखा है v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर से गाइस आपका न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कैसे, फॉर एग्जांपल इधर से आपको बोल देगा इधर पे आपका रेट ऑफ चेंज है लेट अस से 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे टाइम जो चेंज हुआ है मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम 2 सेकेंड था और यहाँ पे टाइम 6 सेकेंड हो गया। तो यहाँ से आप बताइए कि ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सो इधर पे हम बोलेंगे ये 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब इधर से लेके इधर तक 3 है। ठीक है गाइस, 3 मीटर पर सेकेंड, v क्या है 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का चेंज कितना है, 6 माइनस 2 4 सेकेंड है, तो ये 4 सेकेंड है। ठीक है गाइस, ये 4 सेकेंड है। तो यहाँ पे टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा गाइस, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो 12 मीटर मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कैसे करना है गाइस न्यूमेरिकल। तो द राइट आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिस्टेंस। सो ये मेरा राइट आंसर है गाइस। इंटीग्रेशन एरिया एंड वेलोसिटी ओवर टाइम इज अ चेंज इन पोजीशन। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। A velocity time graph vt graph which is a straight line parallel to the time axis indicates। तो गाइस अगेन vt ग्राफ की बात चल रही है, और यहाँ पे अगर मैं vt ग्राफ बना दूं, ये t है ये v है। मैंने बताया vt ग्राफ जैसे ही आते गए तो चेंज के बारे में बात की जाती है, किसके चेंज के, a इज इक्वल टू v बाई टी, मतलब एक्सेलरेशन, जो भी इधर ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन। बट इधर पे क्या बोला है, विच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब एक ऐसी लाइन अगर पैरेलल जा रही है तो ये इधर पे ये लाइन किसको बताएगी, मतलब ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन तो बताएगी। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, जीरो एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, एट रेस्ट होगा। आइए समझते हैं गाइस। सो यहाँ पे देखेंगे अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को बस आपको ऑब्जर्व करना है गाइस, कौन सी लाइन उसमें से चेंज हो रही है, क्या वर्टिकल लाइन चेंज हो रही है, क्या ऊपर लाइन जा रही है, ऊपर तो कहीं नहीं जा रहा, ग्राफ ऐसे तो नहीं जा रहा है, तो नहीं चेंज हो रही है, ग्राफ सीधे जा रहा है, तो खाली मेरा वर्टिकल लाइन सेम रह रहा है, तो मतलब v सेम रह रहा है। दूसरी चीज क्या, टाइम चेंज हो रहा है, यस गाइस टाइम तो बदलेगा ही, टाइम तो चेंज ही होगा। तो इधर पे देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, सो जीरो चेंज इन वेलोसिटी।
सो इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी हेंस देयर इज नो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन उस केस में क्या होगा गाइस, जीरो होगा, बिकॉज नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो इसका मतलब नो एक्सेलरेशन गाइस, मतलब जीरो एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें गाइस। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस जीरो चेंज हेंस जीरो एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, द इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इज। सो वी वेलोसिटी टाइम रिलेशन को कौन सा इक्वेशन दिखाता है? तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे मेरा v है, u है, जो कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और a है और t है। तो इधर पे मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है गाइस। तो बेसिकली मोस्टली हम ये फॉर्मूला यूज करके अपना डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ये भी फॉर्मूला यूज होता है गाइस इधर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट कि हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, कभी हम एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, v भी निकाल लेते हैं, u भी निकाल लेते हैं। और दूसरा चीज़ लास्ट में हमारा v/t आता है, जो कि अपना कॉमन फार्मूला है वेलोसिटी और टाइम का, स्पीड वेलोसिटी टाइम, स्पीड डिस्टेंस टाइम का। तो गाइज राइट आंसर होगा मेरा, जो एक्चुअली v और t को दिखाता है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा गाइज, ठीक है। सो इससे मैं v और t के बारे में बात करता हूँ। यही फॉर्मूला मेरा a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी भी होता है। इसी में से अगर मैं a निकाल दूँ तो गाइज ये तीनों मेरे इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और इसको हम यूज़ करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। So v is equals to u plus at, this is the first equation of motion for constant acceleration। तो गाइस यहाँ पे जो acceleration होती है वो क्या रहती है, constant रहती है, सेम रहती है। उन केसेस में हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 34, h is equals to ut plus half at square represents the relation between। तो जैसे कि गाइस मैंने बताया था, हम इसको ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन जिसको आप कह सकते हैं। तो क्या ये v बाई टी होगा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। तो अभी हमने देखा, ये तो पिछले वाला था वेलोसिटी बाय टाइम का, सो ये नहीं होगा गाइस। क्या पोजीशन एंड टाइम का होगा, पोजीशन एंड टाइम, यस गाइस ये लग रहा है एकदम पोजीशन, ये रहा मेरा, ये पोजीशन है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और टाइम है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पोजीशन वेलोसिटी नहीं, पोजीशन स्पीड डिस्टेंस नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। इट डिस्क्राइब वेयर एन ऑब्जेक्ट एस इज रिलेटेड टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट एट अ स्पेसिफिक टाइम। तो इधर से आप गाइस इसको यूज करके आप डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए गाइस, ये डेफिनेशन ही है हमारी, किसकी डेफिनेशन है, यही तो डेफिनेशन है हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। सो इसी को मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता हूँ, जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मोशन करता है सर्कुलर पाथ में विथ कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है बट डायरेक्शन चेंज होती है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आता है। तो इसी को मैं कहता हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो गाइस ये याद रखिएगा, इसमें वेलोसिटी चेंज होती रहती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है। इधर से क्वेश्चन आपके आते हैं। सो बट मैं इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहता हूँ, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है। सर्कुलर ट्रैवल एट अ डिस्टेंस, स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, डायरेक्शन इज द ओनली चेंजिंग फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्या दिया है इधर पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कंसिडर्ड एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज, गाइस इधर पे आ गया एक्सेलरेटेड, दिस इज द क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट। अभी इधर पे गाइस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या मैं एक्सेलरेटेड मोशन कह सकता हूँ? अभी अभी गाइस मैंने बताया, ये जो मोशन है इसमें आपका स्पीड तो सेम रहता है, अभी हमने देखा स्पीड कांस्टेंट रहता है, बट इसमें वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है गाइस, मैंने बताया था, वेलोसिटी मतलब स्पीड प्लस स्पीड विथ डायरेक्शन। अब वेलोसिटी में क्यों चेंज आएगा, देखिए स्पीड तो सेम है बट डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, डायरेक्शन इज चेंजिंग। इसका मतलब अगर वेलोसिटी में चेंज आया, और हमने क्या देखा था, अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन हुआ, यही बोल रहा है, ये इज कंसिडर्ड एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज स्पीड इज चेंजिंग। क्या इसमें स्पीड चेंज हो रहा है इसलिए एक्सेलरेटेड? तो पहली बात तो स्पीड तो चेंज ही नहीं हो रहा है, स्पीड तो कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यही हमने बताया। तो ऑप्शन बी इज राइट। रेडियस इज चेंजिंग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्ट्रेट लाइन रॉन्ग। तो डायरेक्शन इज चेंजिंग गाइस। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजिंग एट एवरी पॉइंट
velocity is a vector, direction change is equals to velocity change, acceleration, hence acceleration will develop there. Next question guys, question number 37. The formula for the speed v of an athlete completing one round of a circular track of radius r in time t is. तो अगेन गाइज यहाँ पे हम आपसे इधर पे भी न्यूमेरिकल आएगा गाइज, क्या न्यूमेरिकल आएगा, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक जो अगेन मान लीजिए एक एथलीट वन राउंड अगर कंप्लीट करता है, एक राउंड अगर एथलीट कंप्लीट करता है तो वन राउंड जो एथलीट कंप्लीट करेगा उसने कितना डिस्टेंस कवर किया गाइज, आप बता सकते हैं मुझे? सही बोला आपने गाइज, सही एकदम सोचा है, जो भी आपने सोचा है, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा गाइज, पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, और पेरीमीटर क्या होता है गाइज, 2πr होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो इतना हुआ, और मेरा फॉर्मूला क्या होता है किसका, स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस हो गया 2πr और टाइम मेरा t हो गया, तो मेरा फॉर्मूला बना 2πr/t, द वेलोसिटी, द स्पीड इज गिवन एज 2πr/t. So the right answer is v is equals to 2πr/t, option number B. So distance is equals to circumference 2πr. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ. A car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds. Its acceleration is. तो गाइस मैंने बताया था आपको जो हमारा फर्स्ट लॉ है मोशन का, फर्स्ट लॉ है वो क्या है, v is equals to u plus at, और उसी को हमने डिराइव कहाँ से किया था, a is equals to v minus u by t से डिराइव किया था, तो इसी को गाइस हम अप्लाई करेंगे. तो v क्या है मेरा इधर, ये इनिशियल वेलोसिटी है u और ये मेरी फाइनल वेलोसिटी है v, ठीक है. तो इधर मैं लिख देता हूँ u is equals to 18 km/h और v is equals to 36 km/h. तो गाइस हमें पहले तो क्या करना है, इधर पे 5 सेकंड बोला है, टाइम है 5 सेकंड. सो जब हमें निकालना है गाइस एक्सेलरेशन, तो आप ये याद रखें कभी भी यूनिट आपकी इधर सेकंड, ये सेकंड में है, ये आवर में है, तो ये भी सेकंड में रहना चाहिए, मतलब ये मीटर पर सेकंड में रहना चाहिए आपका वेलोसिटी. तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, इंटू 5/18 कर देते हैं गाइस, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा. तो 18 कैंसिल, बचा 5 मीटर पर सेकंड हो गया, तो यू मेरा 5 मीटर पर सेकंड हो गया. वैसे ही मेरा v भी हो जाएगा 36 इंटू 5/18, तो 18 2 ज़ा 36 और ये हो गया 10, तो v हो गया गाइस 10 मीटर पर सेकंड. अब गाइस आपको सॉल्व करना है, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, v माइनस यू, v मतलब 10, u मतलब 5, 10 माइनस 5/t, t मतलब 5 है गाइस इधर, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5, 5/5 हो जाएगा गाइस मेरा 1. तो 1 एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइस. इन द कार एग्जांपल अबव द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज. अब सेम एग्जांपल में गाइस हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस कितना होगा, मतलब s पूछा जा रहा है कितना होगा. तो गाइस अगेन हमें फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, सिंस s क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ठीक है गाइस. s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इधर पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as देता है. तो गाइस इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. सो बेटर मुझे लगता है मैं इसके साथ जाऊंगा इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो क्योंकि मुझे पोजीशन निकालनी है, तो इधर पे हमें पोजीशन निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं. एस यू टी, यू गाइस आपका क्या था, यू हम देख लेते हैं, हमने निकाला था 5 मीटर पर सेकेंड और v 10 मीटर पर सेकेंड. u 5 मीटर पर सेकेंड था गाइस और v 10 मीटर पर सेकेंड था, और t गाइस हमारा कितना था, t आई थिंक 5 सेकेंड था हमारा, t इज 5 सेकेंड, यस. सो t हम इधर रख देंगे 5 सेकेंड. तो कैलकुलेट करते हैं गाइस, एस यू टी 5 इंटू टी 5 सेकेंड प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ a गाइस हमारा 1 आया था ना, 1 मीटर पर सेकेंड, और t स्क्वायर फिर से t स्क्वायर 5 स्क्वायर आपको इधर रखना होगा. इसको सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, 5 इंटू 5 25 प्लस हाफ इंटू 25, तो ये आ गया 25 प्लस 25 का हाफ कितना होता है गाइस, 12.5 होता है. तो 12.5 25 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा गाइस, 37.5 हो जाएगा मीटर. ये आ गया हमें s डिस्टेंस, पोजीशन उसकी. तो हमने पोजीशन टाइम का रिलेशन यूज किया गाइस इक्वेशन ऑफ मोशन, और हमने डिस्टेंस निकाला 37.5 इज माय राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं गाइस. यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है गाइस, अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड
साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। तो गाइस देखते हैं बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है गाइस ये। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक फार्मर है जो कि क्या करता है, उसके पास एक स्क्वायर फील्ड है, तो वो स्क्वायर फील्ड में मूव करता है गाइस। तो मान लीजिए हम मानते हैं फार्मर का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और ये इधर से ऐसे मूव करता है। सो कितना कितना टाइम उसे लगता है, फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड 10 मीटर, साइड 10 मीटर। तो बाउंड्री क्या है गाइस, 10 मीटर है, 10 है, 10 है, 10 है। दूसरी चीज क्या बोल रही है, इन 40 सेकेंड। तो ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट करता है, मूव्स अलोंग अ बाउंड्री, अलोंग बाउंड्री मतलब पूरा बाउंड्री कवर करता है कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। तो इसको पूरा टाइम कितना लग रहा है गाइस, 40 सेकेंड लग रहा है। तो इसका मतलब 40 सेकेंड में ये 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है बेसिकली इधर, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है। अब बताइएगा इस 40 सेकेंड में 1 राउंड, 1 राउंड मतलब कितना है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 मतलब 4 इंटू 10 मतलब पेरीमीटर उसका। तो 4 इंटू 10 40, तो 40 सेकेंड में ये 40 मीटर कवर कर रहा है, ये बात हुई इधर। इसका मतलब 1 सेकेंड में 1 मीटर करेगा, सिंपल मैथ्स, 1 सेकेंड में 1 मीटर करेगा गाइस, 1 सेकेंड में 1 मीटर करेगा। तो ये इसका डिस्टेंस हुआ 1 सेकेंड में। अब इधर पे हमें बोला जा रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड में कितना करेगा। गाइस पहले तो आप इसे क्या करिए, सेकेंड में कन्वर्ट करिए। 2 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड, 2 इंटू 60 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, तो 2 इंटू 60 120 सेकेंड हो जाएगा, प्लस 20 सेकेंड 140 सेकेंड मेरा ये हो जाएगा। तो मुझे निकालना है 140 सेकेंड में कितना मीटर ये कवर करने वाला है। सो यहाँ पे हम देखते हैं 1 सेकेंड में 1 मीटर, तो 140 सेकेंड में कितना करेगा गाइस, देखते हैं। तो अगर आप इधर पे देखेंगे इसे, तो ये एक राउंड 40 मीटर का है जो कि 40 सेकंड में ये कंप्लीट कर रहा है। तो इधर से गया, ऐसे गया, ऐसे गया फार्मर, ऐसे गया, ऐसे गया, और 1 राउंड इसने इधर कंप्लीट कर लिया। तो 1 राउंड के लिए 40 सेकंड लगा उसे, 40 सेकंड मतलब 40 सेकंड लगा। तो ऐसे ही गाइस अगर वो सेकंड राउंड करेगा, फर्स्ट राउंड के लिए उसे, फर्स्ट राउंड उसने कितना कवर किया गया, इस 40 सेकंड में कवर किया। तो आप देखिए फार्मर कहाँ पे रहेगा अपने 140 सेकंड बाद, हम देखने वाले हैं 140 सेकंड बाद वो कहाँ रहेगा। तो 40 सेकंड में वो फिर से इधर ही पे आ रहा है, ये एक राउंड मार के फिर से पॉइंट ए पे ही आ जा रहा है 40 सेकंड में। फिर से इधर से ये शुरू करेगा, फिर 40 सेकंड चलेगा, सॉरी इधर से शुरू करेगा और फिर ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, फिर ये आके इधर ही पे रुकेगा 40 सेकंड बाद। तो सेकंड राउंड में भी इधर ही पे रुकेगा, फिर थर्ड राउंड में मारेगा गाइस 40 सेकंड, तो इधर ही पे रुकेगा। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड में 40 सेकंड, फिर सेकंड राउंड में भी ये 40 सेकंड चलेगा, उधर ही सेम पोजीशन पे आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पे। थर्ड राउंड में फिर से इनिशियल पोजीशन पे आएगा गाइस, 40 सेकंड लेगा। तो टोटल कितना हो गया गाइस इधर पे, 40 40 40 3 टाइम्स 120 सेकंड हो गया। तो 120 सेकंड तक ये इधर ही है, बट अगेन जब ये 120 सेकंड के बाद फिर से अपना एक राउंड और कंप्लीट करेगा, ये ऐसे जाएगा लास्ट राउंड। तो इधर पे इसको कंप्लीट करना है 140 सेकंड में, ये कहाँ पे रहेगा हमें ये बताना है गाइस। तो 140 सेकंड में ये 40 सेकंड उतना ले रहा है, तो 10 मीटर चलेगा तो 10 सेकंड में, फिर से 10 मीटर 10 सेकंड में। तो इधर पे 120 सेकंड के बाद वो 10 सेकंड और चलेगा, फिर 10 सेकंड और चलेगा, तो ये हमें मिलेगा 140 सेकंड। और वो 140 सेकंड में कहाँ पे होगा गाइस, 140 सेकंड में वो इधर पे होगा, ठीक है। सो इधर पे होगा, तो इसकी पोजीशन हमें पता लगेगा गाइस, यहाँ पे ये होगा 140 सेकंड में। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है गाइस, इधर से लेके इधर तक का इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इधर पे यही बोला गया है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड। तो उसकी फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के लिए कभी भी हमें फाइनल पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। सो फाइनल पोजीशन मतलब ये थी, तो इधर से लेके इधर तक का हमारा, इसको मैं बी ले लेता हूँ, तो ए बी हमें निकालना है गाइस। तो इसको थोड़ा सा नीटली और हम इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो हमें ए बी जब निकालना है, तो इधर हम देख सकते हैं ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री है, तो ये 10 है, ये 10 है, तो गाइस ये राइट एंगल ट्रायंगल निकला। तो ये गाइस हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये 10, ये 10, तो ये कितना होगा, तो ये आप बड़े आराम से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर 100 होता है गाइस, फिर से 10 स्क्वायर 100 होता है, 100 प्लस 100 200 होता है। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200 हो गया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200 हो गया। तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा गाइस, h इज इक्वल टू अंडर रूट 200। सो अंडर रूट 200 कितना होता है गाइस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 100, तो रूट दोनों पे लगेगा अंदर, तो रूट 2 बाहर हो जाएगा, और रूट 100 कितना होता है 10 होता है।
तो 10√2 मीटर इज माई आंसर। सो h क्या आ जाएगा गाइस, 10√2 मीटर। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे निकाला ये डिस्प्लेसमेंट। तो गाइस ऐसे ही आपको ये करना है। आई होप गाइस आपको बहुत ही आसान तरीके से सारे प्रॉब्लम समझ में आए होंगे। फिर भी गाइस अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं अपने डाउट, ठीक है गाइस। और ज़रूर बताइएगा इस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी इस टाइप की वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस मिलते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।